अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उन्होंने अपनी मौत के लिए पत्नी की प्रताड़ना के साथ साथ फैमिली कोर्ट के जज को भी जिम्मेदार बताया था, जिन्होंने कथित तौर पर केस सेटलमेंट के लिए उनसे 5 लाख रुपए की मांग की थी। फैमिली कोर्ट ने उन्हें 4 साल के बच्चे के लिए पत्नी को हर महीने 40,000 रुपए देने का आदेश दिया था। सुभाष की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तमाम लोग आक्रोश जता रहे हैं। साथ ही आरोप लगा रहे हैं कि तलाक के मामलों में कई बार अदालतें मनमाने तरीके से मेंटेनेंस की रकम तय करती हैं। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत मेंटेनेंस की रकम तय की जा सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मीमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। भारत में कई ऐसे डिवोर्स हुए हैं जो सबसे महंगे डिवोर्स में गिने जाते हैं, जिनमें से नंबर 1 पर ऋतिक रोशन और सुजैन खान का डिवोर्स है। सुजैन ने एलिमनी के लिए 400 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसमें से 380 करोड़ रुपए उन्हें ऋतिक की तरफ से दिए गए। साल 2002 में आमिर खान और रीना दत्ता का तलाक हुआ था। उस वक्त पर आमिर ने उन्हें 50 करोड़ रुपए दिए थे। ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें भारी भरकम रकम मेंटेनेंस या फिर एलिमनी के तौर पर दी गई है। वहीं तलाक के मामलों में कई बार अदालतें मनमाने तरीके से मेंटेनेंस की रकम तय कर लेती हैं। अतुल सुभाष मामले पर आक्रोश के बीच सोशल मीडिया पर लोग गुजारा भत्ता को लेकर अलग अलग अदालतों की तरफ से सुनाए गए कुछ अजब गजब फैसलों का भी जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि पति बेरोजगार हो तब भी गुजारा भत्ता देना ही होगा। पत्नी अगर पति से ज्यादा कमाती है तब भी उसे गुजारा भत्ता मिलेगा। यहाँ तक कि पति की मौत के बाद पत्नी अपने सास ससुर से भी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। कभी कभी कोई अदालत ऐसी भी टिप्पणी कर देती है कि भीख मांगो, कर्ज लो या चोरी करो, चाहे कुछ भी करो, मेंटेनेंस तो देना ही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए देश भर की अदालतों को 8 सूत्रों वाला फॉर्मूला दिया है और साथ ही एक बात पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि स्थायी गुजारा भत्ता की राशि पति को दंडित ना करे, बल्कि पत्नी के लिए एक सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जानी है। आइए जानते हैं कि शीर्ष अदालत ने अपने ताजा फैसले में गुजारा भत्ता तय करने के लिए किन 8 पैमानों को सेट किया है। पति पत्नी की सामाजिक और आर्थिक हैसियत, पत्नी बच्चों की बुनियादी जरूरतें, दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार, इनकम और प्रॉपर्टी, पत्नी का ससुराल में रहते हुए स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्या परिवार की देखभाल के लिए उसने नौकरी छोड़ी है, नौकरी ना करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई की उचित रकम, पति की आर्थिक हैसियत, उसकी कमाई और गुजारे भत्ते की जिम्मेदारियां। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की गाइडलाइन बनाई हो। 4 नवंबर 2020 को रजनीश बनाम नेहा केस में भी गुजारे भत्ते को लेकर देश भर की अदालतों के लिए गाइडलाइंस तय किए गए थे। कोर्ट ने कहा था कि गुजारा भत्ता की रकम कितनी हो, इसका कोई तय फॉर्मूला नहीं है। ये केस पर निर्भर करता है और केस टू केस अलग हो सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालतें जब गुजारे भत्ते की राशि तय करें तो उन्हें किसी पिछले फैसले पर विचार करना चाहिए। मेंटेनेंस अमाउंट तय करते वक्त संबंधित पक्षों की स्थिति, आवेदक की जरूरत, प्रतिवादी की आय और संपत्ति, दावेदार की वित्तीय जिम्मेदारियों, संबंधित पक्षों की उम्र और रोजगार की स्थिति, नाबालिग बच्चों के भरण पोषण और बीमारी या फिर अक्षमता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि जनवरी 2018 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट के जजों को सलाह दी थी कि गुजारा भत्ता के मामलों में वो भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो जैसी टिप्पणियों से परहेज करें। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के बाद जमीनी स्तर पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये देखना जरूरी होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।